ऑलराइट पीपल, वी आर बैक। और आज हमारे साथ, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हमारे साथ पहले मौजूद हैं यासरा रिजवी। और यासरा रिजवी के पास हम बिल्कुल फौरन से बढ़ते हैं और यासरा से बहुत सारे क्वेश्चंस यासरा की ही जबानी सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासरा। वालेकुम अस्सलाम फरीन। पहली चीज तो ये बता दें सबको जल्दी से, इतनी खूबसूरत और दिन ब दिन खूबसूरत से खूबसूरत और बगैर कोई कोई बड़ा हम तो 3-3 किलो मेकअप लगा के बड़े बालों को सेट करके फिर अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन के भी इतने खूबसूरत नहीं लगते जितने आप सिंपल लगती हैं। क्या क्या राज क्या है इसका खूबसूरती का? यार इस कोई राज हुस्न नहीं है। का राज क्या है? लाइटिंग अच्छी हुई है। और धूप में निकल नहीं रही हूँ मैं, 1 महीना हो गया है। तो मुंह जरा थोड़ा सुकून में बस। ये तो दिल को बहलाने के लिए आपने बता दिया लोगों को, लेकिन लोग कहाँ इतनी सी बात पे यकीन कर सकते हैं यासरा? मतलब इतना कैसे सही हो है सकता है ना, अब ये? क्या करूँ अब। कभी बीच में अगर कुछ जब खुली होती है दुकानें तो मैं जाकर अब वो करा लेती हूँ ना, वो फेशियल फूशियल जो है, डेड स्किन भी उतार अच्छा, देते हैं क्या वो और ग्लो श्लो कभी कर देते हैं। मैंने आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और मुझे ये पता चला, आप बताइएगा इसमें कितनी हकीकत है। कुछ लोग आपके ये कहते हैं कि यासरा थोड़ी सी टॉम बॉयज टाइप की और हमेशा से उस तरह की रही हैं जिनको कभी शौक हाँ। नहीं होता। यासरा को नहीं पता होता कि कौन सी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, ये यासरा को नहीं पता होता कि कौन सी लिपस्टिक अच्छी होती है, ये कौन सी सच है। ब्रांड्स, कहाँ की ब्रांड्स। तो यासरा को क्या कुछ पता होता है? यात्रा को भी अल्लाह का शुक्र है कि लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बता देते हैं ना। मेरी दोस्त सहेलियां मेरी ऐसी हैं। जिनान नहीं, लेकिन मेरी कुछ जिंदगी तो में जैसे है। किसी को होता है बुक्स का शौक होता है, किसी को होता है कि अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है। राइटर तो आप हैं ही, बट आपको जाती तौर पे क्या कलेक्शन जमा करने का शौक है? अच्छा यात्रा, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ, पहले आपको बताती चलूं, जो लोग आपसे सवाल करेंगे ना वो आपको नीचे दिखते भी जाएंगे, तो अगर आप ओके। उनके जवाब साथ साथ देना चाहें तो दरम्यान में दे ओके। सकती हैं जी। ओके। हम्म। अब तो बताइए। यार मुझे तुमने भी बिल्कुल सही कुछ बात की थी शुरू में, लेकिन तुमने तो तारीफ बहुत ज्यादा कर दी थी। बट मुझे एक्चुअली सोचने का शौक है। मैं सोचे कलेक्ट करती हूँ। हम्म। अच्छा, कभी ये क्यों नहीं सोचा, एक राइटर हैं, मैंने सुना कि आप डायरेक्शन में भी बड़ा दिमाग आपका चलता है, आप एक्ट्रेस तो है ही बहुत अच्छी, साथ साथ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ अपना कोई स्टफ? यार वो हमारे मुल्क में जब आप क्रिएटिव साइड पे जब होते हैं ना, तो हम्म। आप थोड़े थोड़े प्रोडक्शन में भी होते हैं। बट प्रोडक्शन की दी है मैंने, मुझे आती है करनी, आई थिंक। लेकिन डायरेक्शन और राइटिंग और एक्टिंग से ज्यादा अभी पिछले अरसे से ताल्लुक रहा मैं है, अपना स्पेशली सिंस आई मूव टू कराची, बिकॉज इट्स माय डे हम्म। जॉब एज वेल। पोएट्री से पैसे तो कमाए नहीं जाते, तो बाकी काम करके थोड़ा घर भी तो चलाना होता है। यार अच्छा, मतलब ये घर चलाना होने वाले स्टेटमेंट मैंने आपका पहले भी 2-3 बार सुना कि घर चलाना होता है और हाँ। मेरे भी एक्सपेंस होते हैं, मुझे भी मैनेज करना होता है। लोगों को ये क्यों लगता है कि भाई हम आर्टिस्ट लोग हैं तो बड़े अमीर होंगे, वो हमारे भी, हमें भी किराए के घर में रहते हैं और उसके भी पैसे देने होते हैं। क्या वाकई इतना मुश्किल होता है या मैनेज करना है कोई इशू? यार मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए तो मुश्किल होता है ना, क्योंकि मैं तो फिर अजीब पंगे लेती रहती हूँ। तो मेरे तो पैसे कमाने के जरिए कम है और लुटाने के ज्यादा है। क्योंकि जब मैं भी अनअवेलेबल हो जाती हूँ, किसी सोच में चली जाती हूँ या कुछ ऐसा काम करने लगती हूँ जो बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं होता, तो वो टाइम की भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जो ऐसे आप कौन से कहीं काम और करते हैं जो कमर्शियल नहीं होते, जिसमें इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे आप इन्वेस्ट करती जा रही मेरी हैं? कौन से फिल्म काम? फॉर एग्जाम्पल, ओके। जो मैंने आधी कब? बना ली है, वो मैंने अपने पैसों से बनाई है। बाकी जब उसके आधी बाकी कब आधे बना? पैसे मिल जाएंगे, तो बाकी आधे के पैसे मिल जाएंगे तो बना लूंगी। अच्छा तो यासरा, या मैं आपको बताती चलूं इस शो में होगा क्या। इस शो में हाँ। आपके अपने लिस्ट, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे जो नीचे आपको टिकर पर दिख भी रहे होंगे। ठीक है। दूसरी ठीक। चीज भी, जिसके जवाब आप जहां जहां देना चाहें वहां वहां आप जवाब दे सकती हैं। लोग अपने मैसेजेस बिल्कुल इनबॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवालात लिखिए, यास्रा से आप जो भी पूछना चाहते हैं तो यास्रा उनके जवाब देंगी। दूसरा, 0333263339 व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी चीज ये कि यात्रा, तीसरा जो एक चीज होगी तो वो ये होगी कि हम आपके साथ एक आखिर में गेम भी खेलेंगे। होगा वो रैपिड फायर टाइप की कोई चीज, और एक खेलेंगे, मजा आएगा। पॉजिटिव के साथ
इंतहा के नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे और ये सीन होगा। अच्छा सबसे पहले ये बताएं, सुना है कि यात्रा जो है वो काफी खपती टाइप की है, मतलब गुस्सा आया तो कहेंगी कि चलो, इतनी खपती के लोग डरते हैं, तो सच है? हाँ हाँ हाँ, मेरा एक डर खौफ है लोगों में, अच्छी बात है, होना चाहिए। कोई ऐसा मैं तो, वरना तो मुझे निगल जाती है दुनिया, निगल ही लेती मुझे। अच्छा है, थोड़ा बहुत मेरा डर खौफ से है। मेरी यार हट जाती है इनएफिशिएंसी से, झूठ से, सुस्ती से। और जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आप मुझे कह रहे हो कि आपको आता है, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ना आपको आता है ना आपका दिल है, तो मुझसे फिर उसके बाद कोई उम्मीद मत रखें अच्छाई की। मतलब मैं हट जाएगी मेरी, मैं कहूंगी यार ये तो बकवास नहीं करो ना, नहीं आता, सही से करो या तो नहीं करो। एक चीज मुझे ये बताइएगा कि आपको लोग जितना जानते हैं वो सिर्फ उतना जानते हैं जितना आप उनको दिखती हैं, बट एक्चुअली अंदर से यात्रा को सिर्फ वही लोग जानते हैं जिसको यात्रा बताती है कि मैं कैसी हूँ। ये सच है। ऐसा क्यों है? क्या क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे? लोगों पे ट्रस्ट नहीं एक्चुअली करते? नहीं, ट्रस्ट की बात नहीं है, एक्चुअली मैं दिखती कम हूँ, लेकिन जितनी मैं दिख रही होती हूँ उतनी वही दिख रही होती हूँ जो मैं हूँ, यही हूँ मैं। ऐसे ही बात करती हूँ मैं आम जिंदगी में, लेकिन दिखती कम हूँ ना, तो इसलिए ऑब्वियसली एक्सपोजर कम है। फिर आप भी लोग भी सवालात जो करते हैं वो इस तरह के थोड़े जनरल से सवालात करते हैं ना, उनका जनरल सा जवाब चला जाता है, तो इतनी नॉलेज नहीं पता चलती, इतना नहीं बता जान पाते लोग। और अपने बारे में बताने का जहां तक सिलसिला है, अपने बारे में बताने का जहां तक सिलसिला है, तो वो अब वाकई वही बताया जाता है ना जहाँ सुनने वाले में आपको लग रहा हो कुछ दिलचस्पी भी है आपने, और इसको वाकई सुनाने वाली बात है ये। अच्छा, जिन लोगों को वाकई सुनने में दिलचस्पी है उनको बताती है सुकून से कि मैं कौन हूँ, या उनसे भी किसी ना किसी लेवल का एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हैं, नेचर थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं, जल्दी करती है? मैं अपने बारे में बता सब कुछ देती हूँ, मतलब जो मुझसे कोई पूछे, मतलब अब इसमें क्या मेंटेन करना, और उसमें ट्रस्ट वाला कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि मैं जनरली जरा, मैंने अपनी किताब जिंदगी जो है वो थोड़ी खुली किताब की तरह गुजारी है। अच्छा, मैं किताब कम। की बात की, आप शायरी बहुत अच्छी करती हैं। अच्छा, इसमें भी लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि वसी शाह के बाद अगर कोई इस जवान नस्ल के लिए कोई लिखने वाली आई है तो वो यासरा रिजवी है। एक तो इस चीज से मैं इत्तेफाक करूंगी कि वो जो भी चीज है वो जवानों के जाके दिल को लगती है, वो बूढ़ों के लिए क्यों नहीं लिखती यार, बच्चों के लिए क्यों नहीं लिखती हैं आप? एक तो पहला सवाल ये आप मुझे बताएं। यार मेरी तो सारी फॉलोइंग जो है, मेरी फॉलोइंग की रेंज है ज्यादातर की 14 साल से लेकर 35 साल, तो ये काफी एरिया मैंने कवर किया हुआ है ना, वो उनके लिए लिख रहे हैं, उनकी जनरेशन के लोग, बेचारों की वो उनकी मोहब्बतें शायरी दिल में ही पसंद करते हैं। रहेगी, उनका क्या नहीं नहीं, कसूर है लेकिन वो तो, यात्रा? नो नो, उनकी जनरेशन में उन तो बहुत, वो तो सबसे ज्यादा मेरे बड़े क्रिटिक्स हैं, तो उनकी जनरेशन के शायर लिख गए ना उनकी पसंद की शायरी, वो पढ़े, मुझे सुनने की क्या जरूरत है। लेकिन वो चाहते हैं ना कि यात्रा रिजवी इतनी एक खूबसूरत एक लड़की हमारे लिए कुछ हमारे हिसाब की भी शायद कि हम उसी की लड़की वो शायरी भी पढ़। खूबसूरत। अच्छा ये बताएं, वो उनके लिए तो बेचारों के लिए लिखती नहीं है, कभी सोचा आपने कि उनके बारे में भी उन पर फोकस करूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी बेचारों के लिए? चलो कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज यार करते हैं। मैं फोकस क्या करूं उन पे, क्योंकि मैं इस तरह फोकस करके लिख ही नहीं सकती, मेरी सारी शायरी आमद पे मबनी है फरहीन, तो इसका मतलब है कि मेरी उनके लिए कोई आमद ही नहीं हो रही मेरे दिल से। आमद की जहां तक बात है, कोई टाइम होता है या कोई जगह से ताल्लुक है? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को, अनफॉर्चुनेटली मैं जरा इस चीज पे जाना नहीं चाहती, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम जब बाथरूम में होते हैं ना तो हमें बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हम कोई बर्तन धो रहे होते हैं तो हमें क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तो आपके साथ कोई एक स्पेसिफिक कोई टाइम है, या कभी भी कॉपी पेन लिख के शुरू हो जाती है, या क्या, किस माहौल में, वो नहीं नहीं, कौन सा एक दिमाग किस टाइप का चल रहा होता है, किस टाइप? चलते फिरते यार कुछ भी कहीं लग जाए, कोई बात अच्छी लग जाए, कोई जुमला अच्छा लग जाए, कोई आइडिया दिल को ठुक जाए, तो वो आमद खुद ही होना शुरू हो जाती है। कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। मैंने एक्चुअली जब भी बनाने की कोशिश की है ना, कोई अपना गोशा के यहाँ बैठकर, मैं डेस्क है, चेयर है, राइटिंग करूंगी, पेपर पड़े हुए, वहां कभी भी कुछ ना हो पाया मुझसे। तो मैं तो चलते फिरते ही होता है जो भी होता है। और जहां तक एक ताल्लुक एक उसका है, आपको सवाल भी आ गया यात्रा। का
आपसे कोई कुछ कह रहा है, Please प्लीज some सम lines. लाइंस। यात्रा कुछ Felix, सुना देंगे। Felix Lawrence. बस आप ही को डेडिकेट होगी, आते हैं उस पे, एक ओके और आधा अच्छा सा यार, बात है। बताइएगा। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि पहले हम एक दूसरी साइड आपकी थोड़ी सी उस पर बात करते हैं, उसके बाद दूसरी साइड पे बात करेंगे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, लोग पाकिस्तान में मेरी आवाज सबसे ज्यादा सुनते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यात्रा रिजवी बहुत अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। कभी कभी कर लेती हूँ, 4-5 वॉइस ओवर किए हैं मैंने टोटल। वो जो सीरियस कैंपेने लेकिन होती है ना, बड़े उसके लिए बुलाते हैं मुझे। हाँ हाँ, सीरियस वाली होती है ना जो शान का कि। मुझे आपको खराब नहीं किया है हाँ मेरे ख्याल दिखाएं। में, अभी रिसेंटली लगता है मैंने टेलीनॉर भी देखा है आपका। इस तरह दो चार कोई एक आध लाइन कोई वो हो सकती है उस कमर्शियल टोन में। बिल्कुल नहीं याद रहती, और मैं तो ये कमर्शियल सब ना। टोन में नहीं बोलती ना। मुझे वो बुलाते हैं हम्म। जब उनको मेरी टोन चाहिए होती है, मेरा स्टाइल चाहिए। एग्जैक्टली। गाती तो वाती वो भी है टोन तो थोड़ा। आती नहीं है मुझे। 300 मिनट अब बिल्कुल फ्री, तो मैं शायद कर ही ना सकूं, मुझे आएगा। लेकिन 300 मिनट आप बिल्कुल फ्री, आप अपने तरीके से कैसे बोलती हैं? 300 मिनट अब बिल्कुल फ्री। थोड़े चले 300 मिनट को छोड़े। कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर लोगों ने अपने अपने तरीके से बताई। अगर यात्रा से पूछेंगे जी, यात्रा लोगों को किस तरीके से बोलेगी कि कोरोना से किस तरह अपने आप को बचाओ। यात्रा कमर्शियल बोल रही है। देखो, नागहानी से तो बचना बहुत मुश्किल काम है, और ये एक फैक्ट है कि हम्म। ये एक बैनुल अक़वामी लेवल की एक वबा है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें यही किया जा सकता है कि मास्क शास्क पहने, ये दस्ताने सब तो पहने। यात्रा कितनी बोलती है ना यार, स्टार बोल रहा है मतलब। अपने हाथ अच्छी तरीके से धोएं। मैं कर ही 20 नहीं सेकंड सकती, वो मुझे आता ही नहीं है ना परीन, इसलिए तो मैं ये हूं और वो नहीं हूँ। इसलिए तो मुझे अच्छा ये सोचना पड़ता बताइए है कि मैंने आपको, किराया कैसे देना है। पेंटिंग भी आप बहुत करती हैं, पेंटिंग्स वगैरह साइड पे भी आपका कुछ है? बिल्कुल नहीं पेंट करती? जिनान का है, रॉ स्केच। वो मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी दोस्त जिनान, हस्बैंड की बहन जो हम्म। है, जिनान हुसैन, उसका है। उससे मैं बनवाती बहुत हूँ पेंटिंग्स, कमीशन करके। उसको बोलती हूँ कि एक जैसे अभी जो एक मैं स्टारी नाइट है आपको बहुत बड़ी सी, बताना चाहती जो मेरे घर पे भी हूँ। होती है। जो मेरा जाती सवाल है आपसे वो ये कि यात्रा इतना बड़ा नाम, यात्रा रिजवी को कौन नहीं जानता, फॉलोइंग माशाल्लाह तक की बहुत अच्छी फॉलोइंग है। एक तो आपने इतना लेट शायरी क्यों शुरू की? बहुत पहले से लिखती इसलिए होंगी। मैंने शायरी मैंने लेट शुरू नहीं की ना, शायरी बस वो एक मकाम जिंदगी में आ गया था कि किसी और चीज से अब मुझे आराम नहीं आ रहा था, तो शायरी आ गई मुझे बचाने। कभी शायरी केम डिप्रेशन टू हेल्प। वगैरह कभी उस फेज में गई जैसे? बचपन से है मुझे डिप्रेशन। ओके। एक person हैंडल करती हूँ उसको, चलती हूँ साथ किस तरह लेकर। हैंडल करती हैं? लोगों को बताएं कुछ थोड़ा सा। बहुत सारे यार लोग मेरा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे एक क्रिएटिव डिप्रेशन होता है जो आर्टिस्ट के हम्म। साथ जुड़ा हुआ होता है। हम्म। जो क्यों शायद होता है? डिफरेंट होता है आम जिंदगी के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से और अच्छा, डिप्रेशन से। क्या कौन कौन से um, प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं? नो नो, प्रेशर नहीं होता। इट्स अ वे ऑफ एग्जिस्टिंग। हम्म। When you're an artist, you are constantly existing in a state of high sensitivity. If you're truly an artist, तो आपकी सेंसिटिविटी लेवल्स हर मौके पे ज्यादा होंगे आम अफराद से, और सही। उनकी वजह से तमाम होने वाले वाकयात आपको इम्पैक्ट भी जरा डिफरेंटली और हेविली करेंगे। और जैसा कि हमारे इर्द गिर्द जरा थोड़ा मामला गर्म ही रहता है और मुश्किल ही रहता है, कभी कहीं बम फट जाता है, कभी कोई किसी को लिंच कर दिया जाता है, कहीं किसी को जला दिया जाता है, कहीं क्या क्या हो जाता है। तो वो एक फिर कांस्टेंट सी ना एक बिटर स्वीट पेन इज अ पार्ट ऑफ बीइंग एन हम्म। आर्टिस्ट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहां हम्म। पर वो सेंसिटिविटी हर वक्त जो है वो हो रही होती है, उसको कचोके लग रहे होते हैं। एक वो है। सवाल यात्रा में बताइएगा। तो एक सेकंड अ, मैं इसका जवाब मुकम्मल कर दूं। तो उससे मेरा जो निमटने का तरीका है वो मुसलसल आर्ट जनरेट करना है, चाहे हम्म। अदाकारी की सूरत में, कोई कहानी लिखकर, कोई शायरी की सूरत में। दैट इज हाउ आई कोप विद माय डिप्रेशन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एज एक्टर कब आ रहा है?
यार अभी तो तारीफ का शुक्रिया ही आएगा सबसे पहले, जो मेरा अपना ही प्रोजेक्ट है यही, जिसकी मैं प्रेपरेशन के लिए क्लब 432 में मौजूद हूँ। किस चैनल से जो कि रिलीज कर किसी चैनल से रिलीज नहीं होगा। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेजेस से कि मैं पिछले 1 महीने से क्लब 432 में रह रही हूँ, जहां पर मेरा सेट लगा हुआ है, जो एक प्ले था तारीफ का शुक्रिया, जिसको मैंने लिखा, डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कर रही हूँ और एक्टर भी मैं हूँ। सिंगल कैरेक्टर प्ले। इट्स अबाउट कि एक आर्टिस्ट बुनियादी तौर पे कहाँ से गुजर कर आता है जब तक वो दाद तक पहुंचता है। तो अब वो यहाँ पर रहते रहते, क्योंकि लॉकडाउन हो गया तो लाइव परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई, तो वो अब एक थिएटर/वन लोकेशन फिल्म में कन्वर्ट हो गया, तो उस पे काम कर रही हूँ और वो रिकॉर्ड करके हम प्रोबेबली यही क्लब 432 के चैनल से रिलीज करेंगे। बट दैट इज आवर एफर्ट, मी एंड द टीम हियर। इट्स अ रेजिडेंसी बेसिकली। मैं अपने क्वारंटीन में एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी कर रही हूँ क्लब 432 पे, जिसमें हम होपफुली कोई नई जहत निकालेंगे कहानी गोई की, इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। दैट्स व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। सीरियसली? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, एक सवाल जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लड़कों के दिलों में कहीं ना कहीं दफन हुआ हुआ है, आज भी यासरा को देखते हैं तो वो जाग जाता है कि यासरा रिजवी ने इतने अरसे बाद शादी की और हमसे क्यों नहीं की यार? मतलब ऐसे क्या क्या देखा शादी करते वक्त, क्या देखा ऐसा जो हमसे नहीं की? और वाई आपके बहुत ही अच्छे हैंडसम हस्बैंड, यार वो माशाल्लाह बहुत हैंडसम है और इस बात पे कोई दो राय नहीं है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ कि वो एक खुश शक्ल आदमी है, लेकिन मेरा बुनियादी रीजन ये नहीं था उससे शादी करने का। ना ही उसकी कम उम्री थी, ऐसे भी मेरे को शौक नहीं है। बस एक सीन ऐसा है कि मुझ में इंटरेस्टेड जरा अक्सर मुझसे कम उम्र लोग ही होते हैं। मेरी उम्र के लोग और मुझसे ज्यादा उम्र के लोगों ने को खास मुझ में कभी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। बताएं, इसमें तो लोगों का कसूर है साहब, इसमें नहीं, आपका क्या कसूर है? मैं जब मोटी थी बहुत तो मैं काफी बड़ी भी लगती थी, लेकिन तब मोटापे की वजह से नहीं उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कहा इतनी स्मार्ट लड़कियां फिर रही हैं, इसको क्या लिफ्ट कराएं। तो मेरे में इंटरेस्ट नहीं लिया आज तक ज्यादा। मेरी उम्र की और मेरी उम्र से ज्यादा के लोग मुझ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, कम उम्र लोग ही लेते हैं। तो पहले तो वो पूल मेरा वहां से शॉर्ट हुआ। और हादी और जिनान से मेरा रिश्ता जो है अब कराची में, मुझे 8 साल हो गए और 7 साल से तो मैं उनको जानती हूँ। हम साथ वाले घर में रहते थे, फिर हम लोग एक ही घर में भी शेयर करके रहते थे। तो इतना मेरा उनसे इतबार का, दोस्ती का, प्यार का रिश्ता है और हमने इतना वक्त साथ गुजारा, इतनी ऊंच नीच देखी है कि वो मेरे लिए एक लॉजिकल डिसीजन था। नहीं, लॉजिकल डिसीजन तो आपका बिल्कुल था, लेकिन बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत चाहिए। यासरा रिजवी को लोग देख के दूर से डर रहे थे, यार पता नहीं कोई चीज ही ना उठा के मार दे। कितनी इतनी हिम्मत! ये स्टोरी क्या है, कैसे हुई है ये शादी, कैसे हुई यासरा? उससे मैं पसंद थी। ओके, हिम्मत कैसे लाए वो ये कि यासरा मुझे आप पसंद है? क्योंकि मैं उसकी एक वाहिद दोस्त हूँ मेरे ख्याल में। वो एक खामोश सा लड़का था जो आया था जब कराची, तो वो ज्यादा बात नहीं करता था और मैं बहुत बातूनी हूँ। ओके, मैंने उससे बहुत बातें करती है, तो वो उसका एक कंफर्ट लेवल मेरे साथ डेवलप हो गया था। तो उसी वक्त थोड़ा सा मुझे भी अंदाजा हुआ था, बट मैंने यही बोला था कि यार अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम अभी पढ़ाई छढ़ाई करो। उसने अपना MBA कर लिया। 7 साल हो गए ना हमें एक दूसरे को जानते हुए। उसने अपना MBA कर लिया। अब एक बंदा MBA कर चुका है, फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा हल्का सा तस्करा किया, तो फिर एक दिन बस बैठे बैठे हमने आधे घंटे में डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं, और उसके 15-20 दिन बाद हमारी शादी हो गई। सीरियसली आधे घंटे में डिसाइड किया? अच्छा, ये क्या टेबल टॉक हुई थी कि यार मेरे ख्याल में शादी कर लेते हैं, मेरे ख्याल में ना हम 20 दिन में शादी कर लेते हैं? वैसे टेबल भी नहीं था, कुछ सोफे पे बैठे हुए थे हम लोग। हाँ। कुछ तो दिमाग में होगा कि नहीं यार, मतलब देखें, आप इतनी प्रैक्टिकल और दिल से सोचने के साथ साथ बड़ी एक कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने वाली यासरा रिजवी ऐसे बैठे बैठे डिसाइड कैसे कर लिया कि नहीं यार मेरे ख्याल में मैं इस बंदे के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ, जितनी मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ ये बंदा मुझे संभाल सकता है? ये मतलब क्योंकि पीछे थे ना, साल थे उस मुसलसल उसके ये बात मुझे साबित करने के, उसने साबित किया मुझसे। है मतलब शादी एक अलग ही जिंदगी होती है, तो उसमें बहुत से अच्छा, डिफरेंसेस आते हैं। वो लोगों का ख्याल है, लोग वैसी शादी पे यकीन करते हैं। मेरा आइडिया ऑफ शादी वो है ही नहीं। जो अच्छा, लोगों का आइडिया ऑफ शादी है ना, वो बिल्कुल नहीं है मेरा आइडिया ऑफ शादी।
काफी पिक्चर्स पे आप जो है वो पिक्चर्स कम कम लगाती थी उनकी, तो लोगों ने बड़ा इस चीज को भी उठाना शुरू कर दिया था कि नहीं शायद साथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप लोगों, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कुछ भी जो नहीं। हर वक्त ये देखते रहते हैं? मुझे कुछ कुछ भी नहीं। मुझे हाँ, मुझे को उस वक्त भी नहीं इतना फर्क पड़ता था। मुझे अभी भी ये, क्योंकि अगेन ना वो तो अपने हिसाब से बात करेंगे ना, जैसी उनकी आइडिया ऑफ शादी है, जैसा उनका आइडिया ऑफ रिलेशनशिप्स है। मेरा वो आइडिया ही नहीं है, मेरी सोच ही कुछ और है। मेरी सोच, मैं और हादी बुनियादी तौर पे साथ इसलिए हैं, और शायद हमारी जिंदगी आगे साथ इसलिए गुजर जाएगी कि हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं एज पीपल, और हम अच्छा एक ये दूसरे को बाकायदा मौका देते हैं। अभी इस वक्त वो घर पे है, 35-30 दिन हो गए हैं, मैं यहाँ पर हूँ, अपना काम कर रही हूँ, वो अपने काम कर रहा है। हम इस तरह के मियाँ बीवी हैं। ये कुछ सेंस लॉन्ग बनी तो डिस्टेंस रिलेशनशिप्स चल जाते हैं, अच्छे चलते हैं? जो लोग कहते हैं नहीं जी नहीं चलते हैं, खराब हो जाते हैं। हमारा जिस टाइप का है वो चल जाता है, हमारी सेटिंग ठीक है। हमारी सेटिंग आपस में बहुत ओके है, हमें हमें एक दूसरे से कोई गैर मामूली तवक्कुआत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि जिंदगी में वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मुझे मरने से पहले ये एक चीज जरूर करनी है, मैं चाहती हूँ इससे पहले ना मरूं मैं? यार मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है। मेरी कोई जिंदगी चीज में नहीं? काश है ही नहीं फरीन, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। स्टार क्या है यात्रा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो? कहता है खवातीन में बड़ा खतरनाक स्टार होता है स्कॉर्पियो, वैसे खतरनाक है। और वो वो कि एक अवार्ड मैंने खास करके बनवाना है आपके हस्बैंड के लिए, और उनको हमने अपनी टीम की तरफ से देने के लिए, प्लीज ये आप रखें, ये आप डिजर्व करते हैं। हाँ शायद होगा, लेकिन मैं नहीं हूँ इतनी, मैं बड़ी और तरह की मुश्किल हूँ। ये जिस तरह का कहा जाता है यूजली खवातीन स्कॉर्पियोज के बारे में, वो भी देखा है मैंने। लेकिन मैंने अपनी मसाइल पे ना कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने अपने आप को हम्म। एक बेहतर इंसान बनाने पे बाकायदा एफर्ट किए, अपने गुस्से को काबू पाने में, जिद को काबू पाने में। मैं नेगेटिव इमोशन को अपने आप से दूर रखने पे एक्चुअली मेहनत करती हूँ। मैं इंसान हूँ, मेरे पास भी आता है, लेकिन मैं उस पे बाकायदा चेक रखती हूँ और मेहनत करती हूँ। तो मेरे नहीं है, वो वाले कमर्शियल मसाइल नहीं है। या एक्टिंग करने में, या कभी सोचा कि मॉडलिंग भी करनी चाहिए, लिखने में मजा आता है? सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है, ये शायरी करने में? यार अब ना मेरा इन सब चीजों में भी नहीं मुझे मजा आता। मैंने इन 30-35 दिन में ये रियलाइज किया कि मुझे सफाई करने में मजा आता है और मुझे सीरियसली? सोचने में मजा आता है। ये दो काम है जो मैं एंजॉय करती हूँ। सफाई सफाई करना, में क्या, झाड़ू लगाने में, बर्तन हाँ, धोने में? झाड़ू लगाना, चीजें ठीक करना, मुसलसल चीजों को तरतीब देना, ये मैं ओके। एंजॉय करती हूँ। और सोचना ऑर्गेनाइजिंग एंड किस क्लीनिंग, तरह की सोचना? सोचना अबाउट लाइफ, अबाउट कभी आइडियाज ऑफ लाइफ, मैं एनालाइजिंग। इतना अच्छा सोचती हूँ और इतना अच्छा बोलती हूँ, तो मुझे यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाके जो अब हमारी यूथ है उसको, उसके लिए मैं लिखती इतना कुछ हूँ, इतनी अच्छी अच्छी शायरी करती हूँ, तो उनको लेक्चर्स भी, मोटिवेशनल लेक्चर्स देने चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए, यूथ के लिए कुछ करना चाहिए। यार मुझे लगता है कि मैं यूथ के लिए वो काम अपनी शायरी की वीडियोस के थ्रू कर रही हूँ। हर एक का अपना अंदाज होता है ना। मैं इतना कुछ कर नहीं सकती, मुझे अच्छा कम बाहर ये निकलना पसंद है। कमेंट पढ़ा था कल ही मैं जब कमेंट से, क्योंकि हम अपना पूरा शो जब प्लान करते हैं तो वो लोगों के कमेंट्स पे करते हैं कि लोग क्या हाँ क्या सवाल करना चाहते हैं और लोग किस तरीके से आपको देख रहे हैं। किसी ने लिखा था कि यासरा रिजवी अपनी शायरी से यूथ को बरगला भी रही हैं, और ये किस टाइप की शायरी करती हैं जिसमें तवाजुन भी बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज आप मिला देने से शायरी नहीं बन जाती। तो ये दो क्वेश्चंस लोगों ने बहुत ज्यादा किए थे। हम्म, जिस तवाजुन की वो बात कर रहे हैं वो पुराने उस्लूब और पुराने उसूलों में फंसे हुए हैं। दुनिया भर में शायरी बहुत आगे प्रोग्रेस कर गई है, तो ये हमारा भी काम है कि हम नई उस्लूब क्रिएट करें, उसमें नए तरीके क्रिएट करें। मैंने ये बात कल ही की है कहीं किसी से लाइव पे कि एक जमाना था जब शेर का मिसरा जो है वो सफों लंबा होता था। एक मिसरा इतनी लंबी बहर होती थी कि सफों पे लिखा हुआ एक मिसरा होता था। फिर लोगों ने प्रोग्रेस किया, उन्होंने गजल निकाली, उन्होंने नज़म निकाली, उन्होंने रुबाई निकाली, उन्होंने किता निकाला, काम किया ना लोगों ने। तो हर आने वाले बंदे को आगे मजीद काम करना होता है। तो जिन लोगों को मेरी शायरी समझ आ रही है वो अक्सर कम उम्र लोग हैं। यानी इस दौर के लोगों को या तो मैं शायरी से भगा दूं,
मुश्किल मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल करके और ऐसी ऐसी चीजें करके जो उनको समझ ही ना आए, या मैं उनके अंदाज में कुछ कॉन्वर्सेशनल खुद ही हो रहा है और कर रही हूँ और उनको समझ भी आ रहा है, तो आपको क्या इतराज है? ये मैंने कोई पहले बता सवाल, दिया कि मैं वेद रहीम साहब ने कुछ पता नहीं क्या कह रही है। ये इतना पर्सनल सवाल कौन करता है यार? जावेद साहब पूछे। यासरा, आपको गुस्सा कितना आता है? यासरा आप। खैर एनीवे, तो हम वापस उस बात को कंप्लीट करते हैं। वो एक इम्पोर्टेंट बात है, तो वो इसलिए मैंने ये गजम वाला, मैं जब मुशायरे में गई पहली दफा तो मैंने उनको बोल दिया, क्योंकि वहां भी जब मैं गई ना तो मैंने ग्रीन रूम में नोटिस किया कि वो पोएट्स मेरे आते ही थोड़े जरा थन से गए थे। तो मैंने स्टार्ट करते ही कह दिया कि भाई एक तो ये मेरा पहला मुशायरा है और मैं ना नजम कहती हूँ ना मैं गजल कहती हूँ, मैं गजम कहती हूँ। मैं दोनों इंपॉर्टेंट मेन फीचर आर्ट स्टाइल ऑफ पोएट्री से इंस्पायर्ड हूँ। मुझे दोनों पसंद है और मैं दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ। ये मेरा स्टाइल है। दुनिया में स्पोकन वर्ड, स्लैम पोएट्री, हर चीज की अपनी एक ऑडियंस है ना, तो मेरी अपनी एक ऑडियंस है इस टाइप ऑफ पोएट्री की, तो मुझे किसी और असूल पे नहीं नापे। और जहां तक वर्गलाने की बात है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती हूँ, अपने मुशाहिदात और अपनी असेसमेंट और एनालिसिस के मुताबिक। अगर वो किसी को वर्गला रहा है तो फिर सौ बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बात बताएं, ये आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस के थ्रू ही शायरी करती रहेंगी, या कभी सोचा है कि मैं इसको किताब की शक्ल दूंगी, या मैं इसको सीडी में कन्वर्ट कराऊंगी, इसको कभी रिलीज करूंगी, या बस वीडियोस के थ्रू ही करती? सिर्फ और सिर्फ वीडियो के थ्रू आप ये शायरी करती रहेंगी, या इसको किताब की शक्ल देकर मार्केट में लेके समझ आ आएंगी? गया। जी। यार मेरी जो वीडियो होती है वो पोइट्री भी होती है, उसमें आपको सुनने को भी मिल जाता है, देखने को भी मिल जाता है। बेसिकली मेरी पोइट्री ये पैकेज है। आई परफॉर्म पोइट्री, आई परफॉर्म माई वर्ड्स, माई थॉट्स। तो बुनियादी तौर पे वो पैकेज और वो आर्ट कंप्लीट ही तब होता है जब मेरा शक्ल और डिलीवरी उसके साथ होती है। तो मैं अपनी वीडियोस को इसीलिए अपने यूट्यूब चैनल पे यास्रा रिजवी पे अपडेट करती रहती हूँ, और अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी करती बंद हो गया या? जी। आ रही हूँ उस पे। तो अभी तो दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है ना, अब सब कुछ क्लाउड्स पे है। अभी वी आर गोइंग पेपरलेस, सो आई थिंक मे बी न्यू फॉर्म ऑफ आर्काइविंग एंड रिकॉर्डिंग थिंग्स इज दिस। बट अभी जो थोड़ी फुर्सत मिलेगी, अभी ये वाले काम जब अभी जो कि जिनमें हड्डियों में जान ज्यादा चाहिए जो काम करने के लिए, वो कर लूं, और फिर कोई शायरी भी ज्यादा हो जाए। अभी तो 70-80 नज़्में हैं, तो ओछा सा लगता है ना किताब छापना मुझे कभी कभी सोच के। तो अभी थोड़ा और काम कर लूं, उसमें से कुछ अच्छा काम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको शाया भी करेंगे कि वो रह जाए। तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो वक्त भी आ जाए। कुछ थोड़ी सी एक संजीदा सी बात के बाद हम इसको बिल्कुल चेंज करते हैं। जो लोग इस टाइम कोरोना की वजह से, या फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, या किसी भी वजह से एक डिप्रेसिंग मोड में जा रहे हैं, या डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर किसी भी किस्म की परेशानी में आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यात्रा? अच्छा, मैं भी परेशान हो जाती हूँ चीजों के बारे में जनरली। ओके। तो मैं ये अभी शेयर करती हूँ कि मेरे अकाउंट में इस वक्त 5,000 रुपए टोटल 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 5,000 रुपए मेरे पास। अब शुक्र है मेरा मियाँ नौकरी करता है, तो अब जरा वो जो मेन घर का खर्चा है ना वो उसने लिया हुआ है, तो वो करता है, तो वो मसला नहीं है अभी। बट मैं एक जगह पर अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का काम बना रही हूँ, एक ऐसी टीम के साथ जो भी मेरी तरह लगी हुई है, और हम इसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है, ना उनको पैसे मिल रहे हैं ना मुझे मिल रहे हैं, किसी को पैसे नहीं मिल रहे, हम बस आर्ट बना रहे हैं। तो अभी इसमें मैं परेशान भी हो सकती हूँ कि यार मेरे पास बहुत पैसे होने चाहिए, लेकिन रोज खाना भी मिल रहा है मुझे, और रोज मेरे सर पे नीचे ऊपर छत भी है, तो शायद मेरी इतनी परेशानी नहीं है। बट जस्ट इन केस वो चीजें भी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक अगर हो गई हैं, अक्सर लोगों को ये मसला नहीं है इस वक्त कि उनके पास खाना और छत नहीं है, जो परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को जिनको जेन्युइनली ये मसला है, उनकी तो परेशानी हम तक पहुंच ही नहीं पा रही, वो स्टेटस ही नहीं लगा पा रहे उसके बारे में, राइट। बट इधर वे ये जो भी है, ये इसको बदल नहीं सकते हम परेशानी से। ये भी मैंने पिछले 1 महीने में सीखा है, एक्चुअली यहाँ पर ही किसी से सीखा है कि परेशान हो जाने से हालात बदल नहीं जाते, गुस्सा हो जाने से भी कुछ नहीं हो पाता। ये कुछ नेगेटिव रिएक्शंस हैं ना। कोरोना की सिचुएशन इस वक्त बदल सकती है, ये जो हो गया हुआ है ये पूरी दुनिया के साथ हो गया हुआ है। अब बेहतरीन तरीका इस वक्त ये है कि हम इस अपने लिए एक नया नॉर्मल क्रिएट करें इसमें। तो मेरे पास इसके अलावा कोई एडवाइस नहीं है।
पहनने पड़ेंगे बाहर निकल के दस्ताने, मास्क पहनना पड़ेगा कुछ अरसे, थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, और इन लिमिटेशंस में सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्या है जो कि वैसे नहीं हो पाता तो अभी कर लेते हैं। तो दैट्स, मेरे पास इससे ज्यादा और कोई एडवाइस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है यार, और ये हो गया हुआ है हमारे साथ, इसकी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। अग्रीड। अपना टाइम साहब से मेरी बिल्कुल गुजारिश है कि यार थोड़ा सा मेरा, जब यात्रा की इतनी इम्पोर्टेंट बात हो रही हो तो मैं चाहती हूँ कि सोलो पे ले जाया करें। अच्छा, दूसरा हम दोबारा से आ जाते हैं यात्रा। एक चीज और मैं ये पूछना चाहूंगी, बल्कि आप लोग ये सुनना चाहते हैं, मतलब कुछ थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी सी शायरी कुछ लोगों के लिए कह दें, जो जो आपके अपने फैंस हैं, जो इतना प्यार करते हैं, उनके लिए होता है। तो हम मेरी एक नज़म थी जो बहुत मशहूर हुई थी, गज़म, और वो मेरा सबसे सादा काम है। यू अंडरस्टैंड सादा काम क्या होता है? जी सादा, जी बिल्कुल आसान। तो उसका नाम है मुफ्त मशवरे। और वो लोग, मेरे दोस्तों ने फिर मुझे मैसेज किया कि हमारे माँ बाप भेज रहे हैं हमें व्हाट्सएप पे, ये क्या बकवास है। मैंने कहा तो तुम अपने तरीके ठीक करो। और बहुत सारे लोगों ने मुझे सैलॉन्स में, मार्केट में रुक रुक के जिस पोम का बहुत स्पेसिफिकली नाम लेकर कहा, उसका नाम था मुफ्त मशवरे, और वो है सफा नंबर 57 पे। तो उसको खोलते हैं, थोड़ी थोड़ी सी शायद मुझे मदद चाहिए होगी, मुझे पूरी किताब याद नहीं है मुझे, वो सुनाते हैं सबको। नज़म का उन्वान है मुफ्त मशवरे। हर बात आपके लिए थोड़ी है, लेकिन टांग अड़ाने में कसर नहीं छोड़ी है। क्या कोई मजबूरी है, या बस राय देना जरूरी है? बचपन से सुना है हमने, पहले तोलो फिर तुम बोलो, लग़वियात का दर मत खोलो। दिल आजारी से बेहतर है जाकर अपना मुंह ही धो लो। जिद, गीबत और जितनी लड़ाई फिजा में फेंक रहे हैं हम, सूरज की साजिश नहीं है, खुद जमी को सेक रहे हैं हम। जरा काबू करो जज्बात को, जाने भी दो किसी बात को। दिन बुरा जो गुजरा हो, सो जाओ जल्दी रात को। थोड़ी सी इस्तेमाल करो, अकल सबको पूरी है। फसाद के इस दौर में कभी चुप रहना भी जरूरी है। वाह, कहाँ ये से मेरी आता है फन। इतना इतना क्रिएटिव, सीरियसली, इतनी यंग एज में। मैं, मुझे लगता है कि ये ना पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी एक आप पूरा पैकेज है एक्चुअली। रहीम, मेरी उम्र 37 साल है, छोटी नहीं हूँ मैं इतनी। क्यों नहीं लगती 37। यार ये 37 क्यों नहीं लगती आप 37 साल की? मैं कहती हूँ आप 32 साल की भी लग जाए यार, छोड़े 37 को, मतलब 32 की भी नहीं लगती। अच्छा, एक चीज यार है यात्रा, आप रिसेंटली कुछ शादियों में गई तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, कहा कि जी यात्रा रिजवी ये कैसे होली में आई, ये कैसे उन्होंने इतने रफ से कपड़े, ये शादियों में आई, शादी वाले कपड़े भी नहीं पहने। और मेरे ख्याल में आप समझ रही होंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ। और रिसेंटली अभी एक शादी हुई थी, तो ये क्या कहेंगे आप इस बारे में कि यात्रा को हम देखते हैं ये अजीब अजीब जगहों यार पे अजीब कपड़े पहन के बताते आ हैं, जाती हैं, और बता क्या, क्या एक सोच। तो एक मैंने उसी शादी पे एक बड़ा चमकीला सितारों वाला टॉप भी पहना हुआ था, बड़ी मैं अपनी तरफ से तैयार एग्जैक्टली। होके गई थी। तो उस पे मेरे पे ये एतराज हो गया कि मैंने स्लीवलेस पहन लिया है। तो मेकअप नहीं मैंने ज्यादा किया हुआ था ना, तो वो डीएसएलआर कैमरों पे अगर आपने मेकअप ना किया हुआ ना, तो आप बड़े बदशक्ले से आते हैं। बाकी लोग ऑब्वियसली उन्होंने किया हुआ था, वो अच्छे लग रहे थे। क्रिटिसाइज कर रहे थे, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि इवेंट्स पे भी हम यात्रा को देखते हैं तो यात्रा एक बहुत ही कैजुअल लुक के साथ, मतलब इतनी बड़ी स्टार होके अपना अपना वो लुक कैरी नहीं क्योंकि करती हैं। फरीन मैं स्टार नहीं हूं ना, मैं नहीं हूँ स्टार। लोगों को लगता है मेरी बहुत फॉलोइंग है और मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही हूँ। और मेरे को इतना, मेरा स्टारडम होता तो मैं कहाँ की कहाँ होती, 5,000 रुपए थोड़ी होते मेरे पास इस नहीं। वो तो आपने खर्च कर दिया ना, मतलब इसमें स्टार तो आप हैं। वो तो आपने खर्च किए मुझे लगता है पैसे। नहीं किए यार, थे ही बड़े थोड़े। ये भी अभी मैं बचा रही हूँ, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें तो ये है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर एक को बाल नहीं बहुत अच्छे बनाने आते, हर बंदा नहीं इतना मेकअप पे टाइम लगा सकता।
मेरा नहीं है इतना स्टैमिना इतना लंबा मेकअप करने का, मैं बड़ी घबरा जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं नहीं करती। तो अब ये मुझे भी तो जीने का हक होना चाहिए, तो मैं शादियों पे ना जाऊं, मैं बाहर ना जाऊं, क्योंकि मुझे मेकअप नहीं बहुत अच्छा करना मेरे पास, मुझे नहीं आता भी नहीं है बहुत अच्छा करना। तो अगर मुझे बाल और मेकअप नहीं करने आते और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो मैं ना जाऊं। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं मैं बिल्कुल ही घर पे बैठ जाऊं, तो जो मैं साल की 3 शादियां अटेंड करती हूँ, 2 वो भी ना करूं। अच्छा, वैसे जब आप टाइम पे कहीं निकली भी होती हैं तो ज्यादातर कहाँ जाना, अगर यात्रा के पास टाइम है और यात्रा को घर पे नहीं होना, यात्रा को अपने आइसोलेशन जोन में नहीं होना, तो यात्रा को कहाँ होना अच्छा लगता है? कोई रेस्टोरेंट, कोई ऐसी जगह जहाँ पे यात्रा को बहुत मजा हाँ, बस कोई हल्का फुल्का सा, बस कोई रेस्टोरेंट जहां पर जाकर कोई बस चाय पिए, और फिर मैं वहां से भी बड़ी जल्दी घर जाना चाहती आता है आपको? अकेले हूँ। मैं जाना तुम्हें एक ज्यादा बात अच्छा? बताऊं, मैं तुम्हें एक बात जी बताऊं, जी जी। जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ ना, जो जगह, मुझे 8.5 साल हो गए हैं कराची में। मैंने घंटे भी नहीं इतने कहीं गुजारे होंगे जितने मैंने दिन इस क्लब में गुजार लिए। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। शायद मुझे इतने सालों से ऐसी किसी जगह की तलाश थी। एक छोटी सी जगह है, छोटी भी नहीं, अच्छी जगह है, लेकिन जहां पर 2 कमरे बने हुए हैं, जहां एडिटिंग का काम होता है, जहां वीडियो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हो रही है। फिर एक कमरा है जो यहाँ रन करते हैं क्लब ओनर, उनका कमरा है, वहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो अपना काम भी करते हैं, वहां जैमिंग के लिए आर्टिस्ट भी आते हैं। फिर एक और कमरा है जहाँ सब लोग मिल के बैठते हैं। फिर एक हॉल है जिसका ये स्टेज है। ये बाय द वे मैं एक स्टेज पे हूँ, इस स्टेज पे अच्छा। मेरे कमरे का सेट लगा हुआ है। हाँ, तो ये मेरे कमरे का सेट लगा हुआ है यहाँ पर। और ये अगेन मेरी सारी पोस्ट पे अपडेटेड है मेरी प्रोफाइल पे। और बल्कि अगर आप B@432 के यूट्यूब चैनल पे आपका जाना बहुत जरूरी है, B@432। और वहां मेरा ये जो पूरा प्रोसेस है तारीफ का शुक्रिया बनाने का, उसके बारे में एक शो जो है, उसकी आज तीसरी किस्त भी आई है, जिसका नाम है Life@432। जो मेरे प्रोसेस के बारे में है कि मैं आर्ट कैसे क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर इन लोगों के साथ मिलके। तो मैं बताऊं, मुझे अगर तुम पूछो ना, तो मेरी शायद अब अपने घर के बाद मोस्ट फेवरेट जगह जो है वो ये क्लब है। यहाँ मुझे बहुत मजा अच्छा, आता है। यहाँ पे आपको मजा आता है, आपका ये फेवरेट जगह तो है, ठीक है, ये आपका फेवरेट जोन है। एक तो मुझे बताएं, ये B@432 ये क्या है? इट्स अ क्लब, इसके क्लब 432। तो B@ का मतलब है कि यहाँ पर हो आप, B@432 इज एक्चुअली द मेन थिंग, या। तो ये एक परफॉर्मिंग ओके। आर्ट थिएटर है फरीन, जो कि कितनी कूल बात है ना, क्योंकि देखो हमारे मुल्क में यही तो सबसे कम है, ऐसी जगहें जहां आर्टिस्ट हम्म। जाकर बगैर प्रेशर के, चैनल के प्रेशर के, डिस्ट्रीब्यूटर के प्रेशर के, बिल्कुल प्योर आर्ट क्रिएट कर सकें। ऐसी जगहों से आर्ट में प्रोग्रेस होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यात्रा रिजवी अपना नाम इस्तेमाल करके कोई एक चीज करना चाहे, तो क्या करना चाहेंगे? ऐसी जगहें अगर खोलो, आपसे कहा जाए। ओके। क्योंकि ऐसी जगह चाहिए। ऐसी जगह एक्सप्रेशन की जगह है, ये माशरे को, अगर ऐसी छोटी छोटी जगहें शहरों में हों बहुत सारी, और इस तरह पूरे मुल्क में हो, तो लोगों को अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिलता जाएगा, और बाकी लोगों को जो वो आर्ट के थ्रू नहीं कर सकते, उनको देखकर और एक्सपीरियंस करके अपने अंदर थोड़ी नरमी और मुलायमत ला सकेंगे। वो ये जो हमारे इतने सख्त रवैये हैं ना, उनके लिए हमें ये ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटी प्लेसेस चाहिए। तो अब ये बंद हो गई एकदम। तो जब मैं आई यहाँ पर, इसलिए मैं शो करना चाहती थी कि मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत फॉलोइंग है वो मैं लेंड करूं इस कॉज को। ये बंद हो गई, तो जब मैं रुकी तो ये लोग भी इतने कमिटेड हैं कि ये 5-6 लोग मेरे साथ रुक गए यार, वो भी अपने घर नहीं जा रहे। कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है, कोई साउंड कर रहा होता है, कोई स्क्रिप्ट में हेल्प कर रहा होता है। अब Life@432 जो है वो बिल्कुल इनका नजरिया है मुझे देखने का, तो उसके डायरेक्टर भी ये लोग खुद हैं। तो ये कितनी मजेदार, सोचो कितनी, दिस इज सो हार्ट वार्मिंग, क्योंकि मुझे डिप्रेशन फील ही नहीं हो रहा लॉकडाउन का। दिस इज ब्रिलियंट। लोगों को बताएं, एक साहब ने अभी बल्कि रिक्वेस्ट किया, और ये बड़ा फेमस रहा है आपका एक तुम कमाल करते हो। हाँ, ये मेरी एक बहुत लंबी नज्म का एक हिस्सा है। इस नज्म का नाम है तुम, उसका एक पार्ट है, और ये बड़ा चला, बहुत लोगों ने पसंद किया, इसका क्लिप बहुत शेयर। अगर याद है अभी। हाँ हाँ, मैं सुना, चंद लाइनें ही है। श्योर श्योर श्योर। तुम कमाल करते हो, तुम कमाल करते हो, यूं धड़कनों का मेरी इस्तेमाल करते हो, कि जल तरंग में हो जाऊं, रंग रंग में हो जाऊं, तुम्हारा नाम ले कोई, मैं खुद ब खुद से हो जाऊं, आमदों में खो जाऊं, और इस खुशी में रो जाऊं, तेरी दिल फरेब छाऊं मैं आज थक के सो जाऊं। ये था। वाह। अच्छा यास्मीन, लोगों को
कहना ये भी है कि ये आप शायरी किसी एक के लिए करती हैं, या तो किसी के सदमे में करती हैं या फिर किसी के प्यार में करती हैं, ये बताएं लोगों को। ये तो वो लोग एक के लिए शायरी करते हैं जो एक मोहब्बत करते हैं, मैं इतनी कंजूस थोड़ी हूँ। लोगों का दिल काफी बड़ा हो जाएगा ये सुन के। चलो शादी लोग एक मोहब्बत करने वाले लोग मेरे नजदीक सबसे ज्यादा कंजूस लोग होते हैं। एक बिल्कुल मोहब्बत की सही भी बात। कई मंजिलें होती हैं, मैं ये मान सकती हूँ कि आपको एक बहुत एक हायर डिग्री या स्टैंडर्ड का इश्क हो सकता है एक दफा जिंदगी में, लेकिन मोहब्बत तो एक बहुत बहता हुआ जज्बा है, और ये किसी अच्छा, एक किसी शख्स के लिए नहीं है। कि आप यात्रा से ये सवाल कीजिएगा कि यात्रा के पिछले कुछ टाइम में काफी हेल्दी होती थी और अचानक से कम होते 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 20 साल की लगना शुरू हो गई। क्या खाती क्या है? तो प्लीज आप लोगों को ये बता दें, आप क्या खाती हैं यार? कुछ नहीं भूखी रहती हैं? खाती हूँ, कुछ ना खाए भाई, बहुत कम भूखी खाती हूँ, में हो जाएंगे। बहुत कम खाती हूँ। और दूसरा ये कि मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं मेरे वजन के बारे में, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वजन के साथ स्ट्रगल किया है बहुत ज्यादा, साथ साथ डिप्रेशन के। तो मेरे बहुत ज्यादा वो मसाइल रहे हैं, और जब ये पूरा प्रोसेस था जिसमें सब कुछ हो भी रहा था, तो उसमें बहुत सारी थेरेपी भी इन्वॉल्व है। अच्छा। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारा खाना, मेरी जनरेशन के लोग स्पेशली, हम जो मिलेनियल्स हैं, हम लोगों ने हमारे पास खाने की फरावानी भी आ गई। और दूसरा ये कि जंक फूड और ये चीजें हमारे टाइम में जरा ज्यादा इसकी वैरायटी निकली ना, और हमने बहुत आसानी से अपने कंफर्ट को कंफर्ट ईटिंग से जोड़ दिया। So you have to train yourself to look for comfort in other places instead of food. जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं वो या तो जानवरों के लिए या इंसानों के लिए या फिर पौधों के लिए, किसी एक के लिए काम जिंदगी में जरूर करना चाहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन तीनों में से किसी एक साइड पे चाहती हैं कि मैं, अगर मेरे पास जिंदगी में कोई थोड़ा बहुत वक्त रह जाए तो मैं इस एक साइड पे इन्वेस्ट करना चाहूंगी? यार मैंने ना अपनी मुसलसल जिंदगी, फरीन, ज्यादातर मैंने खुद गर्ज जिंदगी नहीं गुजारी है मेरी ओके। जिंदगी में। और मुझे इस तरह करना आता है ये फलाह बहबूद। मेरी जिंदगी में हमेशा मुझसे जुड़े हुए लोग जो रहे हैं, उनके मेरे खूनी रिश्ते नहीं थे, समाजी रिश्ते थे, इंसानियत के रिश्ते थे, और वो हमेशा हमेशा उनकी एक तादाद रही है उन लोगों की। और मैं उनकी जिंदगी में एक माविन का किरदार मैंने अदा किया। मैं बहुत सारे लोगों की बाजी हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की वो वाली फ्रेंड हूँ कि उनको अगर रात के 3 बजे कोई मसला हो गया है या उनका कोई बहुत बड़ा इशू है, तो वो मेरे पास ही आएंगे मुझसे बात करने, मुझसे मशवरा करने, और फिर उसके बाद उसमें अमली तौर पे मदद करने के लिए भी मैं तैयार खड़ी होती हूँ। मुझे ऐसे आती है, और मैं इंसान, एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द जो भी इंसान होते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में उनके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं एक मुआविन रहूं। इतनी कर सकती हूँ मैं लास्ट ही कुछ इंसानों के लिए क्वेश्चन काम। हमारे पास लिखे हुए हैं आपके लिए, जो कि रैपिड फायर अब आ चुके हैं। यात्रा, नेगेटिविटी लानी है आपने आपके अंदर, एक्सट्रीम लेट्स डू नेगेटिविटी इट। ले आए, कोई चीज तोड़ने मोड़ने के लिए भी। वो मौसम बता। जो आपको शदीद नापसंद है, कौन? मौसम? वो वेदर जो आपको शदीद नापसंद है, मौसम। बहुत शदीद गर्मी नहीं होती मुझसे बर्दाश्त। वो कैरेक्टर जो आपने प्ले किया हो किसी ड्रामे में, लेकिन आप वो करना नहीं चाहती थी, करने के बाद रियलाइज हुआ कि यार ये मुझे नहीं करना था। यार एक्चुअली वो कैरेक्टर था मलका आलिया की खदीजा, क्योंकि उससे हम्म। बिल्कुल पहले मैंने मन के मोती किया था, और वो एक बहुत सैड कैरेक्टर था। और फिर उसके फौरन बाद वो भी बहुत लंबा चला था, और मलका आलिया भी कमबख्त बहुत ही हिट हो गया था और बहुत ही लंबा चला था। तो दुख ही रही थी मैं 1.5 साल, रो 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 के मेरा बेड़ा गर्क हो गया था, वो था। लेकिन एक लोगों ने पसंद किया। वो एक जुमला जिसको सुनकर यात्रा को विद इन नो टाइम इतना शदीद गुस्सा आता है कि दिल करता है कि मैं बस पता नहीं क्या करूं। चिल करो, अच्छा। ये जब टाइप ऑफ कहते हैं मुझे पीपल कोई। टाइप ऑफ पीपल जिनके साथ 5 मिनट से ज्यादा गुजारना मुश्किल है यात्रा के लिए। जिनके पास गैजेट्स और फैशन और खाने पीने की जगहों के अलावा करने को कोई बात नहीं है, और लोगों की बच, गीबत, इसके अलावा कोई बात नहीं है बचपन उनके की पास। वो फ्रेंड जिससे बचपन में सबसे बुरी लड़ाई हुई हो, याद हो अगर? हाँ, बहुत बचपन में मेरी कजन ही थी, फातिमा आसिया, उन्हीं से सबसे बुरी लड़ाइयां होती थी मेरी। लेकिन क्यों? फिर मैं कजन, बस ऐसे ही किसी छोटी छोटी बातों में।
अजीब सी बातों पे, इसका मेकअप कर दिया, उसका नहीं किया, इससे ज्यादा बात कर ली, उसको सीक्रेट बता दिया, इसको नहीं बताया, टाइप स्टूपिड बातें जो बच्चों की होती है। अच्छा, यूजली हम ये सुनते हैं कि जी बचपन में मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, बचपन की यार ये बात बहुत अच्छी लगती थी, स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, खाना बहुत अच्छा लगता था, कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, अच्छा लगता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बचपन में वो कौन सी कैसी चीज है जिसकी वजह से वापस बचपन में आप जाना नहीं चाहेंगे? बुरी क्या चीज लगती है नहीं आपको बचपन चाहूंगी, नहीं में? चाहूंगी जाना हाँ। यार। मेरा बचपन एक बहुत जल्दी मुश्किल हो गया था थोड़ा, क्योंकि मेरी उम्र हम्म 7 साल थी तो मेरे सबसे बड़े भाई का, जिसकी अपनी उम्र 15-16 साल थी, इंतकाल हो गया था। तो वो फिर ओके। तुम्हें पता है ना कि जब इस तरह कोई जवान मौत हो जाती है घर में, और वो 2-3 ही बच्चे हों, तो वो कुछ अजीब माहौल जो है ना, वो कुछ बड़े साल लगते हैं उससे निकलने में। तो अब वो इसी अगर मैं ये बताऊं, सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये पूछूंगी क्योंकि ये सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, जिंदगी की अब तक की सबसे बुरी मेमोरी क्या रही? वो तो अभी माय यंगेस्ट ब्रदर डाइंग 5-6 years ago। अच्छा। हाउ? कैसे? डेंगी। डेंगू से? हम्म। ओके। 24 घंटों में वो टाइम जो बिल्कुल पसंद ना हो, गुजरता ही ना हो। वो टाइम जब कुछ सोचने को ना हो। बहुत सोचती है। दिमाग का प्रोसेसर आपका ना बहुत जल्दी, वैसे जवान होती जा रही है, दिमाग जल्दी बुढ़ा हो जाएगा। मेरे बाल दिमाग सारे से सफेद हैं, मेरी आईब्रोज में भी सफेद बाल हैं, अगर यहाँ पता नहीं इस कैमरे में नहीं नजर आएंगे। बस बहुत जल्दी वो पूरी सफेद वाली वो जो होती है ना, वो नजर आने वाली है। कोई एक कपड़ा की वार्डरोब में काफी टाइम से टंगा हुआ है, बट वो पहनती नहीं है, निकालती हैं, फिर सोचती हैं, फिर वापस रख देती हैं। ऐसा है कोई? मैं ऐसे मैं बचपन से ऐसे कोई कपड़े नहीं रखती, मेरे घर वाले मेरे से मेरे कपड़े और चीजें छुपाते थे, क्योंकि अगर मैं 5-6 महीने कोई चीज इस्तेमाल ना करूं तो वो मैं दे देती किसी को और को। ओके। ओके। वो क्योंकि मैंने कौन सा? बचपन में सुना था, ये इसके लिए मैं इसमें थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ, लोगों को भी ये करना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस अगर आप रखें तो आपने जो कुछ जमा किया हुआ है उसका भी थोड़ा हिसाब किताब होगा आपसे। तो अगर किसी के पैरों में जूती नहीं थी और आपने 2 साल रखी हुई थी और नहीं पहनी, तो कुछ दे दें किसी को, अच्छी बिल्कुल दे बात दें, बिल्कुल अच्छी बात की है है। आपने। अच्छा, एक चीज ये बताइएगा कि वो टाइप ऑफ वार्डरोब जिसमें आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। बहुत ज्यादा। अगर आप मुझे एक भारी भरकम खूबसूरत हसीन लहंगा दे दें इस वक्त पहनने को, और साड़ी, गुस्सा लहंगा साड़ी। सबसे ज्यादा किस तरह की बातों पर आता है? चवल बातों में। वो एक बुरा एक्सपीरियंस जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो जिंदगी में। ये जो मैंने अपनी आधी फिल्म बनाई है अभी तक, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मेरे इतने कम पैसों में इतनी कम टीम के साथ इतना मुश्किल काम करने निकल जाना ना, एक बुरा एक्सपीरियंस बन जाता है। उसमें लोगों का कसूर नहीं होता, बस वो एक मामला ऐसा होता है। बट टॉट मी अ लॉट, जैसे मोस्ट कि ऑफ कुछ माय। थोड़ा सा शेयर करेंगे इसमें से कुछ अगर चाहें तो? सबसे पहली चीज तो जो मैंने लर्न की वो ये की कि लोग लोग ही होते हैं, और वो तब तक ही कुछ कर सकते हैं आपके लिए भी जब तक वो खुद मोटिवेटेड है। मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब आप लोगों को अपने साथ मिलाकर उनके साथ कोई काम करना चाहें, तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे उनको क्या मोटिवेट करता है इंडिविजुअली, और अगर वो इंडिविजुअली मोटिवेटेड नहीं है तो वो शायद आपको कुछ ना दे पाएंगे। मुझे थैंक यू लगता था सो मच। कॉज इंटरेस्टेड जी, होते हैं लोग। हम्म। एक लास्ट मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगी, और उसके साथ ही उन लोगों को जो बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं आपको। यार मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हर इंसान अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ठीक ही गुजारने की कोशिश कर रहा है। हर इंसान की जिंदगी के मुहर्रकात, वाकयात, तजुर्बात, ख्यालात, एहसासात, जज्बात सब मुख्तलिफ होते हैं। बेशक सब एक बेसिक 5-6 चीजें हैं जो कि मुख्तलिफ जो कॉम्बिनेशन में वर्क कर रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ होता है। इस बात को बस समझ के चलें तो आप कम जज करेंगे, कम परेशान दूसरों को करेंगे, और खुद भी कम परेशान होंगे।
थैंक यू सो मच यास्रा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। लोग पता नहीं क्यों डरते हैं यार आपसे, तो ना ज्यादा तफसील में कोई बात नहीं करता ना, करीब आके तो देखें एक दफा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया फरीन, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। निकलेंगे कैसे? ऑलराइट पीपल, आपको ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी सी देर के बाद। थोड़ी सी का मतलब है बहुत थोड़ी सी देर के बाद, जैसे कोई कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक आता है ना, इसी तरीके का एक छोटा सा ब्रेक आएगा। उसके बाद हमारे पास हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद होंगे जिनका आपको हम कल से बता रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड, विल बी राइट बैक।